25 योजन बताइए वो ऊपर की। जैसे टेबल है वो आपका हिमवान पर्वत है, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25 योजन। वो पर्वत की चौड़ाई दीवार की तरह है, ऊपर से नीचे तक कैसा है? समान है। तालाब भी बोल सकते हो और सरोवर भी बोल सकते हैं। हिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। कहां से? देखो पूर्व से पश्चिम यानी यहां से लेके यहां तक, जम्बू द्वीप का इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री, तो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और दोनों साइड समुद्र को छूता है। राइट, दोनों साइड क्या मिल जाएगा? लवण समुद्र। पर्वत की तटवेदियां, भूमि पर पर्वत के समानांतर 2 तटवेदियां हैं जो 2 कोस ऊंची और 500 धनुष चौड़ी है। सपोज ये हिमवान पर्वत है, तो यहाँ दोनों साइड क्या है? तटवेदियां यानी लाइक अ बाउंड्री। राइट, वो कितनी है? 2 कोस ऊंची है और 500 धनुष चौड़ी है। ऐसा संरचना, पर्वत के दोनों किनारे मणियों से बने हुए और समुद्र को छूते। वो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि दोनों साइड क्या है? वो डायमंड्स, डायग्राम ऑरेंज गोल्डन कलर आजू बाजू में डायमंड्स, तो दोनों साइड क्या है? मणि यानी डायमंड से, और वो समुद्र को टच करते हैं। तो इसमें कोई क्वेरी? इजी है क्योंकि ओवरऑल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, पर्वत के पार्श्व भाग में वन और वेदी। पर्वत के दोनों किनारों पर आधे योजन चौड़े वन खंड है। राइट, ये पर्वत है, पर्वत के दोनों साइड क्या है? पर्वत पर सिद्धायतन, हिमवान, भरत, ईला, गंगा, श्री, रोहितास्य, सिंधु, सूरा, हैवतक और वैश्रवण। राइट, ये सारे कूट गोल है और वेदियों से सुशोभित है। ठीक है, ये कितने ये कूटों के नाम आ गए। और पहला कूट कौन सा है? सिद्धायतन कूट, उसके ऊपर जिनेन्द्र भगवान का अकृत्रिम चैत्यालय है। सिद्धायतन कूट पर जिन मंदिर है, बाकी कूटों में अपने अपने कूट के नाम वाले व्यंतर देवों के भवन है। यानी सपोज हिमवान नाम का कूट है, पर्वत अलग, कूट का नाम भी हिमवान है, तो वहां हिमवान नाम का व्यंतर देव रहता है। जो व्यंतर देव जिस कूट पर रहता है उसी कूट का, वही कूट का नाम है। यानी भरत नाम का व्यंतर देव रहेगा तो कूट का नाम भी क्या है? भरत कूट। ऐसा फिर स्त्रीलिंगधारी ईला से सूरा कूटों पर व्यंतर देवांगनाएं है। यानी इसमें देखो ईला कहाँ है? 4th नंबर पर। ईला से सूरा तक, ईला, गंगा, श्री, रोहितास्य, सिंधु और सूरा, ये सभी नाम कैसे? स्त्रीलिंगधारी। जैसे सूरा नाम है, गंगा नाम है, सिंधु नाम है, सूरा है, रोहितास्य, श्री, ये सब स्त्रीलिंगधारी कूट जो है उस पर व्यंतर देवांगनाएं रहती है, बाकी कूटों पर व्यंतर देव रहते। ऐसा कूटों के माप, कितनी ऊंचाई है? हर एक कूट की ऊंचाई 25 योजन, नीचे चौड़ाई कितनी है? 25 योजन। दिख नहीं रहा है, क्या लिखा है? आकार गोल और रत्नों से बना हुआ है और ऊपर की चौड़ाई 12.5 योजन। यानी क्या हो गई? जितनी ऊंचाई है उतनी नीचे का बेस है। विजुअलाइज करो, जितनी ऊंचाई उतना नीचे का बेस, और ऊपर जाते जाते कूट कैसा हो गया? आधा, 12.5 योजन। और मध्य की चौड़ाई तो वो कैसे निकाली? ऊपर और नीचे दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 18 3/4 योजन। ऐसा कूट बनेगा। नीचे 25, ऊंचाई 25, ऊपर 12.5 और बीच में वो कितना चौड़ा होगा? 18 3/4 योजन। ऐसा। नेक्स्ट हो गए? ये यहाँ पे डायग्राम है। राइट, 50, थोड़ा थोड़ा नीचे लो, ऊपर टाइटल क्या है?
बस बस कुछ नहीं। जीन भवन के माप, पहला जो कूट है उसके पर अकृत्रिम चैत्यालय है, तो उसका कितना मेजरमेंट है? तो एक अकृत्रिम चैत्यालय की लंबाई 50 योजन है। कितनी? 50 योजन, यानी लगभग 13 इंटू 50। तो कितना आएगा? 13 पंचा 116, राइट। और पीछे जीरो लगाओ। इतने किलोमीटर का वो क्या है? उतना चौड़ा मंदिर है। फाइन। फिर ऊंचाई कितनी है? साढ़े 37 योजन और चौड़ाई 25 योजन। ठीक। फिर जीन भवन के 3 द्वार है, तो 3 द्वार की जो ऊंचाई है, पूर्व मुख का जो द्वार है वो 8 योजन है, और दक्षिण उत्तर में जो द्वार है वो कितने योजन है? 4 योजन। यानी जो पूर्व साइड, हर एक अकृत्रिम चैत्यालय का मुख, मंदिर का जो मुख होता है वो पूर्व साइड ही होता है, कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय। तो पूर्व साइड का जो गेट होता है वो बड़ा होता है, और इधर 2 गेट और होते हैं, उत्तर और दक्षिण। वो गेट उसके आधी साइज के, यानी वो छोटे द्वार होते हैं। इसलिए पूर्व साइड का जो द्वार है वो 8 योजन ऊंचा है, और दक्षिण उत्तर साइड के जो द्वार है वो 4 योजन है। इसका विस्तार 4 योजन है, उसका आधा हो जाएगा 2 योजन। तो अपने यहाँ पे भी मंदिर में ऐसी सिस्टम होती है। पुराने मंदिर चेक करोगे तो बीच में बड़ा द्वार होता है, और अंदर जाओगे तो आजू बाजू में छोटे छोटे दरवाजे मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हम अकृत्रिम चैत्यालय की रचना देखकर अपना मंदिर बनाते हैं, ऐसा। ठीक। फिर पद्म सरोवर के पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः, पद्म सरोवर वो चल नहीं रहा ना, नहीं चल रहा है। पद्म सरोवर के पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा, सिंधु तथा उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। ये यहाँ दिख रही है। पद्म सरोवर कहाँ है? नीचे, नीचे, यस, ये पद्म सरोवर। वहां की राइट साइड से गंगा नदी, नीचे बेटा, हाँ वो गंगा नदी, लेफ्ट साइड से सिंधु नदी, और ऊपर कौन सी नदी गई? रोहितास्या, जो लेफ्ट साइड गई। ये तो पद्मा सरोवर से 3 नदियां निकलती है। नीचे पूरे हिमवंत पर्वत के 11 कूट दिखाए, और जो फर्स्ट कूट है उसके ऊपर जीन मंदिर है। ठीक। फिर क्या लिखा? मध्य की चौड़ाई तो कैसे निकाली? तो भूमि प्लस मुख अपॉन 2, तो 25 प्लस 25/2, यानी 12.5 था ना, इसको लिखा 25/2। 12.5 को क्या बोलेंगे? 25/2, राइट। तो 75/2/2, तो आंसर आ गया 18, सही 3/4 योजन। ठीक, इस तरह से पूरा मेजरमेंट निकल आता है। नेक्स्ट, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर का संक्षिप्त वर्णन, कि वो जो हिमवान पर्वत पर कूट है उसके ऊपर जो चैत्यालय है वो चैत्यालय कैसा है? तो पहला देवच्छंद, फर्स्ट नंबर। तो जीन भवन, टाइपिंग मिस्टेक, कितना योजन लंबा था? 8, 50 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 4 योजन ऊंचा है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं तो 8 मंगल द्रव्य, 8 प्रातिहार्य सहित 108 जिन प्रतिमाएं होती है। हर एक मंदिर में अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, और 108 जिन प्रतिमाएं होती है। अन्य मूर्तियां तो चमर लिए हुए नाग, यक्ष, युगल। तो देखो, हर एक प्रतिमाएं होती है ना, उसके आजू बाजू में हर एक कृत्रिम चैत्यालय में नाग, यक्ष, युगल, कौन सी? श्रीदेवी, श्रुत देवी, सरवण देव और सनत कुमार यक्षों की मूर्तियां भी होती है। जितने अकृत्रिम चैत्यालय है उनमें ये 4 प्रतिमा होती है। श्रीदेवी, सरवण देव और सनत कुमार और श्रुत देवी, 2 देवी 2 देव, ये 4 यक्षों की मूर्तियां हर एक अकृत्रिम चैत्यालय में होती है। ये मूर्तियां देवच्छंद पर स्थित होती है। ये मूर्तियां भी कहाँ पर स्थित होती है? देवच्छंद। देवच्छंद क्या होता है? क्या होता है देवच्छंद? जीन भवन होता है ना, उसमें जो अंदर का आगे जो गर्भगृह होता है ना, उसके आगे ऐसा एरिया होता है, राइट, उसको देवच्छंद बोला जाता है। तो ये मूर्तियां भी वहां पर स्थित होती है। फिर श्रृंगार तो मंदिर को पुष्प मालाओं और रंगीन चंदोवे से सजाया गया होता है।
राइट। मंदिर किससे सजा होता है? अनेक प्रकार की पुष्पों की माला से, अकृत्रिम चैत्यालय में, राइट, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। तो मंदिर किससे सजा है? पुष्प मालाओं से और अनेक प्रकार के कलरफुल चंदोवे। चंदोवा समझते हो? तो आप लोग क्या समझते हो, चंदोवा कब लगाना चाहिए? लोग ऐसा बोलते हैं कि चंदोवा माता जी आज के समय में क्या जरूरी है। पहले चौके में हमको ज्ञान देने आते हैं कि यानी श्रावक क्या इधर उधर से थोड़ा बहुत सुन लेता है और थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो इतना ज्ञानी बन जाता है कि वो साधु को ही पढ़ाने लगते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, माता जी चंदोवे की क्या जरूरत है? पहले वो खप्पड़ के छप्पड़ के मकान होते थे, क्या बोलते, खप्पड़ है ना, यानी क्या बोलते हैं उसको, खप्पड़ के, राइट। हाँ, कच्चे मकान होते थे, तो इसलिए कुछ गिरने की पॉसिबिलिटी रहती थी, इसलिए तब चंदोवा बांधे जाते थे। अब तो इतने अच्छे पक्के मकान बन गए, अब क्या गिर रहा है? तो चंदोवा बांधना। तो मुझे ये बताओ कि राजाओं के महल क्या तुम्हारे खप्पड़ जैसे होते थे क्या? राजाओं के महल कच्चे होते थे क्या? तो उनके महल में लगता था कि नहीं चंदोवा? तो फिर, और ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें कौन सा गिरने वाला है ऊपर से? फिर भी चंदोवा है कि नहीं? चंदोवा एक सम्मान का प्रतीक है, राइट। वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर साधु के चौके में हमेशा होना चाहिए। ये तो हमने अपनी आलस के कारण एक रीजन बना दिया कि हमको ना लगाना पड़े। कौन इतनी मेहनत करे, कौन चारों हुक लगाए, कौन बांधे, राइट, बीच में पंखा बंद हो जाएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम है। इसलिए फिर हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो पक्के मकान है, चंदोवा की क्या जरूरत है, तो पढ़ लो। मंदिर में भी अनेक प्रकार के रंगीन चंदोवे होते थे, और ये तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है, फिर वो तो अच्छे से समझाते हैं कि कैसे कैसे चंदोवे होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि का यूज कम करो जिनवाणी के आगे। जिनवाणी ने जो बोला उसको मान लो, पर हम क्या करते, अपने आर्ग्यू, अपने लॉजिक और अपनी बुद्धि का यूज करते रहते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कच्चे मकानों में ही चंदोवा लगाए जाते थे। चंदोवा राज महलों में कितने डायमंड्स के, स्वर्ण के महल बनते थे, राइट, वहां पे भी चंदोवा होते थे। ये अकृत्रिम चैत्यालय रत्न डायमंड स्वर्ण के ही तो है पूरे के पूरे चैत्यालय, तो भी वहां पे चंदोवा है। और अपने मंदिर में है चंदोवा क्या? अरे इतना अच्छा इंटीरियर बनाया, अब चंदोवा लगाएंगे तो पूरा इंटीरियर क्या हो जाएगा, पूरी डिजाइन गायब हो जाएगी। तो ऐसा इंटीरियर बनाने का किसने बोला था? तुम्हें जो शास्त्र में लिखा है वैसा बना लेते तो अपने आप मंदिर सुंदर बन जाता। आए समझ में? पर हम क्या करते हैं, ये कौन पढ़े, पढ़ते हैं नहीं, कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने सुंदर बना दिया, जैसा अपना घर वैसा मंदिर अच्छा बन गया, हम खुश हो जाते। अब चंदोवा लगाना है तो लगाने की हुक ही नहीं है, जगह ही नहीं है, स्पेस छोड़ी ही नहीं है हमने, राइट। तो जो गर्भगृह होता है वहां पे क्या होने चाहिए, अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वहां पे चंदोवा होना ही होना चाहिए, वो भगवान का सम्मान है। और ये अपने मन से नहीं, ये जिनवाणी में लिखा हुआ है कि हर एक अकृत्रिम चैत्यालय में सिस्टम होती है। बुंदेलखंड में बहुत सारे मंदिर में आज भी क्या है, चंदोवा है, राइट। वहां पे बहुत सुंदर मंदिर, कितना भी अच्छा हो, पर भगवान के ऊपर क्या रहते हैं, चंदोवा है क्या? गांव में तो सब रखेंगे, सिटी में दिक्कत है। हाँ, ठीक। फिर मुख मंडप, ठीक मंदिर के द्वार के सामने 25 योजन चौड़ा, 50 योजन लंबा और 8 योजन ऊंचा दिव्य मुख मंडप है। मुख मंडप का मतलब मुख्य मंडप, राइट। वो कहाँ पर होता है? मंदिर के द्वार के सामने, यानी ये मंदिर का द्वार है, उसके सामने यानी उसके पहले। जैसे अपन चंद्र प्रभु मंदिर के वहां जाते हैं तो मंदिर का द्वार है, उसके बाहर क्या है, वो जो ओटला जैसा बना है ना, उसको आप समझ लो मुख मंडप है। तो पहले के जो मंदिर बनते थे वो बिल्कुल साइंटिफिक और आगम के अकॉर्डिंग बनते थे, और आज हम अपनी सहूलियत के अनुसार कि कहाँ एसी फिट हो जाएगा, कहाँ वैसा वैसा बना लो। अब बाहर बैठेंगे तो एसी कहाँ लगाएंगे, हम वो लॉजिक लगाते हैं। और पहले क्या लगाते थे, नहीं, जैसा आगम में लिखा है वैसा बनता है। तो इतना अच्छा बड़ा मुख मंडप होता है। जिन भवन, इनमें 4 गोपुर, 4 साइड, हर एक जिन मंदिर के चारों साइड क्या होते हैं, 4 गोपुर द्वार, 3
तीन प्राकार का मतलब 3 बाउंड्रियां होती थी। मानस स्तंभ, 9 स्तूप, राइट। स्तूप क्या होता है? स्तूप लाइक थोड़ा पिरामिड टाइप का दिखता है, क्या दिखता है ना? कैसा दिखता है? ऐसा नहीं। स्तूप थोड़ा थोड़ा मानस स्तंभ जैसा भी दिखता है, थोड़ा पिरामिड टाइप का भी दिखता है। आज भी पाकिस्तान में जाओ तो अपने जैन स्तूप है, आप श्रीलंका में जाओ तो अपने जैन स्तूप है, कंबोडिया में जाओ तो अपने जैन स्तूप वहां पर है। तो पर हमारे भारत देश में हमने उसको नोटिस नहीं किया है, तो भारत देश में नहीं दिखते। पर आज भी विदेश में बहुत सारी जगह पर जैन स्तूप, और उसका नाम स्तूप ही है, राइट। वो ऐसा होता है नीचे चौड़ा और ऊपर जाते जाते थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो उसको स्तूप बोला जाता है। पर हमने ध्यान नहीं रखा तो वो स्तूप, बहुत सारे जैन स्तूप बुद्धिस्ट स्तूप में कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने स्तूप नाम हटा के उनका नाम दे दिया, ऐसा। तो मानस स्तंभ 9 स्तूप होते। कितने स्तूप होते? जो 3 प्राकार है ना, हर एक प्राकार में 3 3 3, तो कितने हो जाएंगे? 9। यानी एक प्राकार में 3 स्तूप, दूसरे प्राकार में 3 स्तूप, तीसरे प्राकार में 3 स्तूप, तो 9 प्रकार के स्तूप होते हैं। और क्या होता है, जो पहला प्रकार था वो वन भूमि होती है, यानी प्राकार यानी बाउंड्री। तो 3 गलियां जैसा बन जाएगा पूरे मंदिर के चारों साइड। तो पहला है, उसमें जंगल ही जंगल है, राइट। यानी कोई भी एंटर होगा तो उसको क्या मिलेगा? गार्डन। तो आज भी हम मंदिरों के आगे क्या बनाते हैं? कुछ कुछ जगह क्षेत्रों पे मंदिर के बाहर क्या बनाते हैं? सुंदर गार्डन बनाते थे। परंपरा कहाँ से आई? क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय में है, पर वहां बच्चों के खेलने का नहीं होता, यहाँ हम बना लेते हैं, फाइन। तो मंदिर प्राकार, फिर एक दूसरा प्राकार उसके अंदर, और एक अंदर तीसरा, तो अकृत्रिम चैत्यालय आ जाएगा। तो जो पहला प्राकार था वहां क्या है? जंगल। दूसरा प्राकार है, उसमें होती है ध्वज भूमि। क्या होती है? सिर्फ ध्वजा ही ध्वजा है। दूसरे प्राकार में क्या है? चारों दिशा में ध्वजा ही ध्वजा है। कितनी ध्वजाएं होती है? एक दिन काउंट की थी, कितनी ध्वजाएं होती है? पढ़ाए थे जब वहां पढ़ते थे तब। एक अकृत्रिम चैत्यालय में जो ध्वज भूमि है वहां पे कितनी ध्वजाएं होती है? 10 चिन्हों वाली ध्वजाएं होती है। कितने चिन्हों वाली? 10 चिन्हों वाली ध्वजा, मुख्य ध्वजा। और हर एक चिन्ह की 108 ध्वजाएं होती है, यानी 10 चिन्हों वाली ध्वजाएं। और एक चिन्ह, सपोज शेर का चिन्ह है अथवा मयूर यानी पीकॉक का है, ऐसे 10 चिन्ह की है, तो एक चिन्ह की 108 ध्वजा, तो 10 चिन्हों की कितनी हो गई? 1080, राइट। ये हो गई बड़ी बड़ी ध्वजाएं। अब जितनी बड़ी ध्वजा है उतनी बड़ी ध्वजा की 108 लघु ध्वजा होती है। तो 1080 को 108 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? करो करो ना, मोबाइल किस लिए? एक लाख 16,640। तो एक अकृत्रिम चैत्यालय में कितनी ध्वजा? 1,16,640। पहले मुख्य ध्वजा कितनी थी? 1,080। और लघु ध्वजा कितनी हो गई? 1,080 इंटू 108, तो 1,16,640 प्लस 1,080, उसको तो करना पड़ेगा ना, तो प्लस 1,080 करो। 117,720। इतनी एक अकृत्रिम चैत्यालय में ध्वजाएं हमारे मंदिर में कितनी है? सबका वो इन्फ्लुएंस है, सबका इम्पैक्ट है, राइट। एक एक, यानी वो मंदिर ही कितना सुंदर दिखता होगा कि इतनी सारी ध्वजाएं, और ये एक दिशा की हुई। ये जो आंसर आया वो इंटू 4 करो, ये एक दिशा का। वो मंदिर बड़ा था, तो हम भी तो ये बाउंड्री पर एक एक ध्वजा लगा सकते हैं चाहे तो। 4,70,880 ध्वजाएं एक कृत्रिम चैत्यालय की चारों दिशा के मिला के होती है।
तो ध्वजाओं का महत्व है कि नहीं? इतनी ध्वजाएं फोकट में तो नहीं रखी होगी ना वहां, ऐसा। तो पहला एरिया है सिर्फ जंगल, वन भूमि, राइट। दूसरा जो प्राकार है उसमें ध्वजा भूमि, और तीसरा जो है उसको बोला जाता है चैत्य भूमि। तो मंदिर यहाँ से शुरू होगा चैत्य भूमि में। जो चैत्यालय है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? चैत्य भूमि। तो पहले पूरा एरिया वन भूमि, फिर दूसरा पूरा एरिया ध्वज भूमि, और जो तीसरा प्राकार है उसके अंदर आएगा चैत्यालय। अब चैत्यालय इतना सुंदर होता है, उसको पढ़ने में 3 दिन लगेंगे जी, पर अभी उसको नहीं पढ़ रहे। वो आएगा अकृत्रिम चैत्यालय, उसका डायग्राम के साथ, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। आगे, ये भवन 5 रत्नों से बने और तोरणों से सजे होते हैं। यानी जिनेंद्र भगवान का जो भवन है वो 5 प्रकार के डायमंड से और अनेक प्रकार के तोरणों से सजा होता है। उद्यान वन, जो उद्यान है, उद्यान यानी पहला जो वन भूमि थी वहां क्या है? तो मंदिर के उद्यानों में इलायची, लवंग, केला और अन्य वृक्ष है। पुष्करणियां, वापिया, कूप, और उसमें कलहार, नीलकमल और कुमुद के फूलों से भरी होती है। यानी कितना सुंदर लगता है, इतने अनेक प्रकार के। और उसमें तो ऐसे 15-20 लिखे होंगे, मैंने अनेक लिख दिया क्योंकि उसके नाम भी अपन ने पहली बार सुने होते, राइट। तो इतने सारे ट्रीज है, इतनी सारी वापिया है, इतने सारे कुएं हैं, और उसमें नील कमल, व्हाइट कमल, ये सारे कमल उसमें खिले रहते हैं। फिर उद्यानों के बीच, अब उद्यानों में और क्या है? तो 3 मेखला, मेखला का मतलब फ्लोर, राइट। 3 मेखला युक्त नंदाधिक वापिकाएं हैं, 3 पीठों वाले धर्म चक्र है, और चैत्य वृक्ष स्थित है। उसका मतलब वापिका, वापिका यानी बावड़ी। तो 3 मेखला वाली यानी 3 स्टेप वाली बावड़िया है। तो वो ऐसे होती होगी, नीचे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, अगर नीचे जाने के बाद वहां पे पानी मिलेगा, वापिका है। फिर और वापिकाओं के नाम है नंदा, ये सब आगे आएगा। 3 पीठ वाले धर्म चक्र, धर्म चक्र क्या होता है? नीचे बड़ा पीठ, उसके ऊपर एक छोटा, और उसके ऊपर छोटा, जिससे अपन जैसे ध्वजारोहण करते हैं तब नहीं बनाते 1 2 3। तो अपन ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय में होता है 3 पीठ वाला धर्म चक्र, और चैत्य वृक्ष होता है। क्या होते हैं? चैत्य वृक्ष। तो उद्यान में क्या क्या है? वापिया है, कुएं है, राइट, अनेक प्रकार के वृक्ष है। फिर धर्म चक्र है, चैत्य वृक्ष है। ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी? और चैत्य वृक्ष भी इतने सुंदर होते हैं कि उसको पढ़ने में 1 घंटा लगता। इतने सुंदर सुंदर चैत्य वृक्ष होते हैं, राइट। अब पूरा हो गया, ठीक है। अब टाइम भी हो गया, 8:30 हो गए। ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि बाकी ये अपन ने पढ़ा सिद्धकूट पे जो अकृत्रिम चैत्यालय था उसका शॉर्ट में वर्णन पढ़ा। पूरा पढ़ने में 3 दिन लगेंगे, राइट। पर यहाँ शॉर्ट में समझा दिया, एक बार समझा दिया, बार बार नहीं समझाएंगे। जब पूरा हो जाएगा फिर लास्ट में एक साथ अकृत्रिम चैत्यालय का डायग्राम के साथ, कैसा अंदर सुंदर है, कितने धूप घट होते, क्या क्या होता है, कितने स्तूप होते, इतनी सारी चीजें हैं एक अकृत्रिम चैत्यालय में कि जिसके नाम भी हम जीवन में पहली बार सुनेंगे, राइट। तो पढ़ना चाहिए। और आराम से कोई व्यक्ति यदि अकृत्रिम चैत्यालय में पढ़ा दूंगी, उसका मॉडल बना सकता है तो बनाए। यानी एटलीस्ट व्यक्ति को पता तो चले, आने वाले व्यक्ति को, कि अकृत्रिम चैत्यालय कैसा सुंदर होता है ना। वो अभी तक मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसका डायग्राम ही मैंने लास्ट ईयर नागपुर में वो थियरी पढ़ पढ़ के बनाया है। पर तो अपन कोई नया मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। तो किसी की भावना हो और उसको बनाना हो एग्जीबिशन में, तो अकृत्रिम चैत्यालय बहुत सुंदर तरीके से बना सकता है, जिससे आने वाले व्यक्ति को पता चले अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है, और स्पेस है, उसको स्पेस मिल जाएगी, राइट। हाँ, और ये अपन कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी, क्वेरी? तो सब लोग, अब टाइम कम है। आज कौन सी तारीख हो गई? 9 तारीख पूरी हो गई। हाँ भैया। अच्छा, आप है ना क्लास में लेट आना शुरू किया। हम जब वहां पढ़ाते थे ना, यहाँ आने के पहले,
तब 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदे ये सब समझाया था। देखो अभी अपन जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र गिन रहे तो एक ही भरत क्षेत्र होगा, पर 2.5 द्वीप के गिनेंगे ना तो 5 हो जाएंगे। पूर्व धातकी खंड का एक, पश्चिम धातकी खंड का एक, तो 3 हुए। एक जम्बू द्वीप का एक, पूर्व धातकी खंड का एक, पश्चिम धातकी खंड का एक, फिर पूर्व पुष्करार्ध का एक और पश्चिम पुष्करार्ध का एक भरत क्षेत्र, तो कितने हो गए? 5। इस तरह से 5 ऐरावत, इस तरह से 5 विदे होते हैं, ऐसा। ठीक। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से